अस्सलाम वालेकुम। शमीम की बेटी ने कुरान हिफ्ज़ किया तो वो मिठाई हवेली में भी लाई। जब सिकंदर शाह को मालूम हुआ तो उसने लड़की से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मगर जब उसने शादी की रात छोटी सी 7 साला हाफिज कुरान बीवी को देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि वो उसे जवान समझ रहा था। अगले ही लम्हे सिकंदर शाह शर्मिंदगी के आलम में हवेली छोड़कर चला गया और पूरे 10 साल बाद जब वापस आया तो शमीम की शादी उसके माँ बाप ने बहुत जल्द कर दी। अभी वो सिर्फ 16 साल की थी। चूँकि शमीम के अब्बा को जवानी में ही फालिज हो गया तो सारे घर का बोझ शमीम की अम्मा के कंधों पर आन पड़ा। शमीम सब बड़े उसके दो ही भाई थे, जो शादी के बाद अपनी बीवियों को लेकर शहरों में जा बसे। जब शमीम की शादी की बात चली तो शमीम ने अपने माँ बाप की बहुत मिन्नतें की कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शमीम की अम्मा अक्सर उसे समझाया करती कि बेटियां एक ना एक दिन तो रुखसत करनी ही होती हैं। अगर कल कला को हमें कुछ हो गया तो तुम किसके सहारे रहोगी? तुम्हारा बाप तो पहले ही बिस्तर से लगा हुआ है और मेरी ज़िंदगी का भी कुछ पता नहीं। आज हूँ तो कल नहीं, इसलिए हम लोग तुम्हारे लिए जो फैसला हम कर रहे हैं खामोशी से कबूल कर लो। और तुम मेरे और अपने अब्बा की बिल्कुल फ़िक्र मत करो। जब तक मेरी जान में जान है मैं तुम्हारे अब्बा की दिलो जान से खिदमत करती रहूँगी। शमीम बोली, लेकिन अम्मा इतनी मोहलत तो दो को मैं कुरान अपने सीने में महफूज कर लूँ। शमीम की माँ बोली, अब जो भी करना है अगले घर जाकर करना। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता देखा है। वो किसी बहुत बड़े घर में चौकीदार की नौकरी करता है और मेरे ख्याल में वो इतना तो कमा लेगा कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला सके और इज्जत की ज़िंदगी दे सके। अब अपने सारे अरमान और सारे शौक़ अपने शौहर के घर जाकर ही पूरे करना। अम्मा की ये बात सुनकर शमीम मुरझा सी गई, क्योंकि शुरू दिन से ही उसे कुरान पाक हिफ्ज़ करने का बहुत शौक़ था। लेकिन उनके आसपास कोई मदरसा नहीं था जहाँ वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेती। शमीम को न चाहने के बावजूद एक अनदेखे और अनचाहे मर्द का शरीक सफ़र बना दिया गया। शमीम की माँ ने अपनी बेटी को 2 जोड़ों में रुखसत कर दिया, क्योंकि उसके पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। न जाने वो तो कैसे 2 वक्त की रोटी अपने शौहर की दवाइयाँ बड़े मुश्किल से पूरी कर रही थी। रुखसती के वक्त जब शमीम अपने अब्बा से मिली तो उसकी आवाज़ रंध गई और कदर हिचकियाँ रो रही थी कि उसकी हिचकियाँ उसके अल्फाज पर भारी थीं। उसका बाप शमीम के आंसू साफ करते हुए बोला, जा बेटी, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। शमीम अपने बाप का हाथ थामते हुए बोली, अब्बा मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर? शमीम का बाप उसे हौसला देते हुए बोला, तो कौन कह रहा है कि तुम हमारे बगैर रहो? तुम्हारा जब दिल किया करेगा यहाँ आकर हमसे मिल लेना। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अपने शौहर की इजाज़त के बगैर कभी यहाँ मत आना। यूँ शमीम अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई, जहाँ उसे माँ जैसा प्यार करने वाली सास मिली। शमीम अपनी सास को देखकर हैरान हुआ करती, क्योंकि उसने सास के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुन रखी थीं कि उसका हैरत करना तो बनता था। छोटी उम्र में शादी हो जाने की वजह से शमीम को कोई काम ढंग से नहीं आता था। घर के कामों पर उसने कभी तवज्जो ही नहीं दी थी, बल्कि वो हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ने में लगी रहती। उसे पढ़ाई का शौक़ ही बड़ा था। इस बात का शमीम को सारी ज़िंदगी भरम ही रहा कि वो ना पढ़ सकी, और उसका कसूरवार अपने माँ बाप को नहीं बल्कि अपने हालात को ठहराती थी, क्योंकि हालात ने उसे इतनी मोहलत ही ना दी कि वो मज़ीद पढ़ सके। उसने बस 5वीं तक की तालीम हासिल की, मगर घर के हालात इस कदर नाजुक थे कि वो चाहने के बावजूद भी अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटने पर मजबूर हो गई। लेकिन उसने ये इरादा कर रखा था कि अगर ज़िंदगी ने उसे कभी मौका दिया तो मैं अपनी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। शादी के बाद शमीम सारा दिन अपनी सास के साथ घर के कामों में मसरूफ़ रहती। उसे दिन का पता ही ना चलता कि कब दिन चढ़ता और कब रात हो जाती। शमीम की ज़िंदगी की शब रोज़ ऐसे ही गुजरने लगे। शमीम का शौहर वकास गांव के रईसों के यहाँ चौकीदार रहा करता था, जबकि वकास की माँ रईसों के यहाँ जाकर उसके कपड़े सिलाई किया करती, और ऐसा सिर्फ कुछ खास मौका पर ही होता था। कुछ दिनों से शमीम की तबीयत बहुत बोझल बोझल सी रहने लगी। उसका दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। तबीयत संभलने की बजाय बिगड़ ही रही थी। उसकी सास शमीम को गांव की लेडी डॉक्टर के पास ले गई तो मालूम हुआ शमीम उम्मीद से है। यह खबर जानने के बाद वकास और शमीम बहुत खुश थे। शमीम की सास तो उसके सदके वारी जा रही थी, क्योंकि बहुत अरसे बाद उसके घर में किसी बच्चे की किलकारियाँ गूंजने वाली थीं। अभी शमीम इस खुशी को पूरी तरह महसूस भी नहीं कर पाई थी कि शमीम के अब्बा के इंतकाल की खबर पहुंच गई। शमीम उस वक्त पूरी तरह टूट चुकी थी। उसको अपनी माँ की फिक्र खाए जा रही थी, क्योंकि अब उसकी अम्मा तन्हा रह गई थी।
शमीम अपनी अम्मा के पहलू से लिपटी रो रही थी। अम्मा उसे दिलासा देते हुए बोली, शमीम तू मेरी फिक्र क्यों करती है? अभी मेरे हाथ पांव सलामत हैं। जब मैं खुद के काबिल ना रही तो तेरे भाइयों के पास शहर चली जाऊंगी। जबकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसके भाइयों को अम्मा अब्बा को पास रखना होता तो वो उन्हें गांव छोड़कर कभी शहर ना जाते, कभी अपने माँ बाप से अलग होकर उनसे कटकर ना रहते। उन्होंने तो कभी वापस आकर अपने माँ बाप की खबर तक ना ली कि वो जी रहे हैं या मर रहे हैं। मगर हाँ, ये ज़रूर था कि वो शमीम के अब्बा की मौत पर कुछ वक्त के लिए गैरों की तरह ताज़ियत व तदफीन के लिए वापस चले गए। शमीम वहीं बैठी एक फ़ैसला कर चुकी थी कि अब बस इस फैसले पर दरामद बाकी था। अपने शौहर वकास से बोली, वकास, आपसे जुड़े हर रिश्ते को इज्जत देती हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ भी है। मैंने फ़ैसला किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें मेरा साथ ज़रूर देंगे। वकास बोला, क्यों नहीं दूंगा? आखिर तुम मेरे शरीके सफ़र हो, मेरा सुकून हो, मेरी माँ की खिदमत करती हो, तो तुम्हारे फैसले का एहतराम करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। शमीम को वकास से ये बात करते हुए न जाने क्यों इतनी हिचकिचाहट हो रही थी कि वो नज़रें झुकाए हाथों को मसलते हुए बोली, वकास, आप तो जानते हैं मेरे भाई मेरी माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवियों की खातिर शहर चले गए। पहले अब्बा जिंदा थे तो और बात थी, लेकिन अब मैं अम्मा को इस घर में तनहा नहीं छोड़ सकती। मैं चाहती हूँ, यह कहकर शमीम खामोश हो गई। वकास शमीम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शमीम, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। सच पूछो तो मैं खुद यही चाहता हूँ कि माँ जी हमारे साथ हमारे घर में रहें। आखिर को वो भी तो उनकी बेटी का घर है, इस पर भी तो उसका हक बनता है। शमीम बोली, लेकिन बहुत मुश्किल है कि अम्मा हमारे साथ जाने के लिए हमें, मगर हाँ, अगर आप उनसे बात करें तो मुझे पूरा यकीन है वो मान जाएंगी। वकास और शमीम बहुत मुश्किल से शमीम की अम्मा को मनाकर अपने घर ले आए। शमीम उस घर की दहलीज पार करते हुए पीछे मुड़कर देखने लगी और सोचने लगी कि कभी इस घर में कितनी रौनकें हुआ करती थी और अब ये घर मुकम्मल तौर पर वीरान हो गया, क्योंकि इस घर के मकीन बिखर गए, बिछड़ गए। शमीम की नज़र से वो घर मलबे के ढेर के अलावा कुछ नहीं था जिससे उसके बचपन की यादें वाबस्ता थीं। शमीम अपनी अम्मा और अपनी सास की जी जान से खिदमत करती। उसने कभी अपनी माँ और अपनी सास में फ़र्क नहीं किया था। वो दोनों दिन रात शमीम को दुआएं देती। उन्हीं दुआओं के ज़रिए असर शमीम को अल्लाह ताला ने एक बहुत ही प्यारी रहमत से नवाजा, जिसका नाम वकास की माँ ने सादिया रखा। घर के सभी लोग सादिया से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो सबकी आंखों का तारा थी। सादिया की नानी और दादी में गोया सादिया की जान बसती थी। सादिया का ज़्यादातर वक्त अपनी नानी और दादी के साथ गुजरता। यही वजह थी कि शमीम को अपनी बेटी की देखभाल में कोई मुश्किल पेश न आती। रात के खाने के बाद सादिया अपनी दादी के साथ उसके कमरे में लेट गई। जब शमीम बर्तन वगैरह धोने के बाद कमरे में आई तो वो सो रही थी। शमीम ने उसे प्यार किया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर वो कपड़ों को तय लगाने लगी तो उसने दिन में धोए थे कपड़ों को तय लगाते हुए उसके हाथ रुक गए और जाने किन सोचों में डूब गई। वकास दरवाजे में खड़ा कितनी देर से उसे देख रहा था, मगर उसे वकास की मौजूदगी का इल्म न हुआ। वकास शमीम के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, बेगम साहिबा, अगर सोचो कि दुनिया से बाहर आ गई हूँ तो मुझे एक कप चाय बना दो। शमीम एकदम से चौंकी और खड़े होते हुए बोली, वकास, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आप इधर बैठें। देखें, जो भी करूँगी अपनी बेटी की खातिर करूँगी, इसलिए आप मुझसे वादा करें कि आप जो बात आपसे करने वाली हूँ उससे इनकार नहीं करेंगे। वकास बोला, पहले बताओ तो सही, इखराजात क्या हैं? वकास, मैं सोच रही हूँ कि शादियाँ बड़ी हो रही है और जितनी आपकी महीने की तनख्वाह है इसमें तो घर के अखराजात अम्मा बहुत मुश्किल से पूरे करती हैं। क्यों ना मैं जागीरदारों की हवेली में अम्मा की जगह जाकर सिलाई का काम दिया करूँ। तो वकास बोला, नहीं शमीम, ये सब करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा और फिर घर का सिस्टम चल ही रहा है। जब शादियाँ बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे अच्छे स्कूल में ही पढ़ाऊँगा। तुम क्यों फिक्र करती हो? शमीम बोली, वकास, इसमें हर्ज ही क्या है? अगर मैं भी घर के अखराजात का बोझ उठाने में आपके साथ शरीक हो जाऊं तो शमीम, तुम जिद क्यों कर रही हो? मैंने कह दिया ना, और फिर तुम्हें सिलाई भी तो नहीं आती। शमीम बोली, मैं अम्मा से सीख लूँगी। कुछ अरसे में शमीम ने अपनी सास से वो सब काम सीख लिया जो वो जागीरदारों के घर में किया करती थी और जागीरदारों के घर का काम पर लग गई। शमीम ये सब अपनी बेटी सादिया के लिए कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो जो ना कर सकी उसकी बेटी करे। वो अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना चाहती थी। शमीम को हवेली जाते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि हवेली पर क़यामत टूट पड़ी। सुबह जब शमीम काम पर गई तो उसे पता चला कि हवेली के जागीरदार हार्ट अटैक के बाद इस दुनिया से चल बसे। यह खबर पूरे गांव में
आग की तरह फैल गई। चौधरी की मौत का सुनकर हर आंख अब दीदा थी। चौधरी साहब की बीवी सदमे से निढाल थी। उनका एक ही बेटा था, सिकंदर शाह, जिसकी उम्र इस वक्त 16 साल थी। गांव वालों के इत्तेफाक राय से सिकंदर शाह को अपने बाप की जगह गद्दी नशीन बना दिया गया। सिकंदर शाह बहुत सुलझा हुआ और नेक लड़का था। उसने गद्दी नशीन होने के बाद बिल्कुल अपने बाप की तरह गांव वालों के जज्बात और एहसासात की कदर की और अपने बाप की तरह ही उन्हें साथ लेकर चला। इन सब मामलात में सिकंदर शाह की मां ने अपने बेटे का भरपूर साथ दिया। वो चाहती थी कि जिस तरह सिकंदर शाह का बाप गांव वालों के लिए मसीहा था, सिकंदर शाह भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चले और गांव वालों के दुख दर्द को समझे और उनमें शरीक हो। जबकि दूसरी तरफ सिकंदर शाह का चचा था, जिसकी आंखों में सिकंदर शाह के खिलाफ जलन थी। उसने सिकंदर शाह को गद्दी नशी होने से दूर रखना चाहा, मगर गांव वालों के फैसले के आगे सिकंदर शाह का चचा कुछ न कर सका। हवेली जिसकी बुनियाद सिकंदर शाह के बाप ने मोहब्बत पर रखी थी, आज उसके अंदर नफरतों के सांप पल रहे थे। उस बाप से सिकंदर शाह की मां और वो बखूबी वाकिफ थे। अगर सिकंदर शाह चाहता तो अपने चचा और उसके बच्चों को उसके घर से, इस हवेली से बेदखल कर सकता था, क्योंकि वो हवेली सिकंदर शाह के बाप की मलकियत थी। लेकिन उसने ऐसा ना किया, क्योंकि वो एहसास करने वाले बाप का बेटा था, जिसने कभी भी गांव वालों के साथ कुछ भी बुरा ना किया, ना होने दिया। तो फिर वो अपने घर वालों के साथ कैसे कुछ भी बुरा कर सकता था। शमीम सुबह सवेरे अपने काम करने के बाद हवेली आ जाती, क्योंकि सिकंदर शाह की मां गुलनाज अपना हर काम शमीम से करवाया करती। शमीम को भी गुलनाज बेगम से खासा लगाव था, जबकि वह सिकंदर शाह की चची से अक्सर कतराया करती। वो बहुत बदलिहाज बदजुबान थी। गुलनाज बेगम ने कभी भी शमीम को मुलाजिम नहीं समझा था। वक्त गुजरने के साथ साथ शमीम को इस हवेली और ख़ासकर गुलनाज बेगम से उनसत हो गई। शमीम की बेटी सादिया, जो कि शमीम ने हिफ्ज़ करने की गरज से मदरसा में पढ़ने के लिए भेजी थी, उसने 7 साल की उम्र में कुरान पाक से हिफ्ज़ कर लिया। शमीम और वकास खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उस दिन शमीम को ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बेटी ने दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल कर ली है। शमीम अपनी आंखों में आए खुशी के आंसू साफ करते हुए बोली, वकास जल्दी से मुझे मिठाई ला कर दो, मैं गली के मोहल्ले में बांटूं। आज मेरी बेटी ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, इसी खुशी में मैं पूरे गांव में मिठाई बांटना चाहती हूँ। जो मेरी ख्वाहिश थी वो मेरी बेटी ने आज पूरी कर दी। शमीम ने सारे गली मोहल्ले में मिठाई बांटी। वो बड़े फ़ख्र से हर एक को बताती कि मेरी बेटी ने आज कुरान पाक अपने सीने में महफूज कर लिया है। शमीम अपनी यह खुशी बांटने के लिए मिठाई लेकर गुलनाज बेगम के पास गई। उस वक्त सिकंदर शाह अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। शमीम ने गुलनाज बेगम और सिकंदर शाह के आगे मिठाई की तो गुलनाज बेगम बोली, शमीम ये किस खुशी में मुंह मीठा करवा रही हो। शमीम ने उन्हें बताया कि आज मेरी बेटी ने कुरान पाक की हिफ्ज़ कर लिया है। यह सुनने के बाद सिकंदर शाह को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसके गांव में कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने कुरान हिफ्ज़ किया हो। सिकंदर शाह खुद बहुत परहेजगार था। वो एक सच्चा मुसलमान होने के साथ साथ 5 वक्त का नमाजी था। सुबह नाश्ते की टेबल पर सिकंदर शाह ने अपनी माँ से जो बात कही, वो सुनने के बाद वो पीपल पर बैठे हवेली के सब अफराद हैरत से सिकंदर शाह की तरफ देखने लगे, ऐसा कि जैसे उसने कोई अनोखी बात कर दी हो। उससे पहले कि सिकंदर शाह की माँ कुछ बोलती, सिकंदर शाह का चचा बोला, अभी कुछ अर्सा ही हुआ है कि तुम गद्दी नशीन बने हो। अगर अभी से तुम शादी के झंझट में पड़ गए तो गाँव वालों का क्या बनेगा। सिकंदर शाह बोला, चचा गाँव वालों का मेरी शादी से क्या ताल्लुक, और मैं जानता हूँ कि मैं अपनी फ़र्ज़ बखूबी निभा रहा हूँ और ऐसे ही निभाता रहूँगा। और वैसे भी मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, ये हमारा आपस का मामला है, आप इससे दूर ही रहें तो बेहतर होगा। सिकंदर शाह का चचा बोला, भाभी भी देख रही हैं, अब वैसे तो ये अब गद्दी नशीन बिना फिरता है, इसे अपने बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, सिकंदर शाह उठकर अपने कमरे में चला गया। जो फैसला सिकंदर शाह कर चुका था, अब उससे पीछे हटना नहीं था। सुबह जब शमीम हवेली आई तो सिकंदर की माँ ने सिकंदर के फैसले के बारे में शमीम को बताया कि मेरा बेटा सिकंदर शाह तुम्हारी हाफजा कुरान बेटी को हम सफ़र बनाना चाहता है। शमीम बोली, लेकिन बेगम साहबा, उससे पहले कि शमीम कुछ और कहती, गुलनाज बेगम ने अपने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया।
देखो शमीम, हमारे घर में किसी की चीज़ की कोई कमी नहीं, और फिर सिकंदर शाह हमारा इकलौता वारिस है। ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है कि उसने शादी के लिए तुम्हारी बेटी को चुना, वरना मेरे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं। तुम लोग सोच समझकर फैसला करना, हम तुम लोगों पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। वकास और तुम दोनों सादिया के माँ बाप हो, ये तुम लोगों का हक बनता है। तुम लोग सिकंदर शाह से बखूबी वाकिफ हो, और जब दूसरों के साथ बुरा नहीं कर सकता तो तुम्हारी बेटी के साथ भी बुरा नहीं करेगा। इस बात की ज़मानत मैं रखती हूँ कि वो तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। शमीम, तुम तो जानती हो कि मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी है, बहुत परहेजगार है। तुम जानती हो कि उसने तुम्हारी बेटी को क्यों चुना। उसकी वजह यह है कि तुम्हारी बेटी ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है। यही सिकंदर शाह की पसंदीदगी की वजह है। शमीम कुछ न बोली और घर आ गई। सोच सोच कर शमीम की तो हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। इतने में वकास आया और बोला, शमीम तुम्हें क्या हुआ, बहुत घबराई हुई लग रही हो। शमीम अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, घबराऊँ नहीं तो और क्या करूँ। आप जानते हैं आज हवेली में क्या बात हुई है। वकास बोला, क्या ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे तुम्हें इतनी परेशान हो। हुआ क्या है। शमीम बोली, बेगम गुलनाज छोटे चौधरी सिकंदर शाह के लिए हमारी बेटी सादिया का हाथ मांग रही हैं। वकास बोला, उनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। उनका बेटा सिकंदर शाह कहाँ और हमारे नन्हे से कली कहाँ। वकास गुलनाज बेगम के फैसले के लिए आज शाम तक का वक्त दिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सादिया को देखा जाए तो वो बहुत छोटी है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि इतने बड़े ख़ानदान से हमारा रिश्ता जुड़ा है तो मुझे इसमें कोई बुराई भी नज़र नहीं आती। आज अगर सादिया छोटी है तो कुछ सालों में जवान भी तो हो जाएगी। वकास बोला, शबीम तुम्हारा दिमाग तो नहीं पगला गया। तुम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो, क्या वो इस काबिल है कि उसे अभी शादी की जाए। अभी तो उसके पढ़ने और खेलने कूदने के दिन हैं। वकास, तो आप ही बताएं, मैं बेगम गुलनाज को किस मुंह से जवाब दूंगी। आखिर को हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे काम आई है। आपको याद होगा, अम्मा के मरने के बाद हमारे पास उनके कफन दफन के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने हमारी मदद की। तो अब भला मैं किस मुंह से उन्हें जवाब दूं। हम लोग उनके एहसानों के बहुत तले दबे हुए हैं। बाप फिक्र न करें, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। यूं शमीम के साथ साथ वकास भी इस रिश्ते के लिए आमादा हो गया, क्योंकि उसके अलावा उन लोगों के पास कोई और चारा भी नहीं था। अगले दिन शमीम हवेली गई तो गुलनाज बेगम पहले से ही शमीम के मुंतजर थीं। जाते ही गुलनाज बेगम का सबसे पहला यही सवाल था कि तुम लोगों ने क्या सोचा, इस रिश्ते के बारे में तुम लोगों की क्या राय है। बेगम साहबा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा ख़ानदान आपके ख़ानदान से जुड़ रहा है। गुलनाज बेगम ने शमीम को अपने बराबर में बिठाया। उसी दिन निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई, क्योंकि गुलनाज बेगम इस काम में बिल्कुल देरी नहीं चाहती थी। निकाह के लिए जुम्मा का दिन मुकर्रर किया गया। सिकंदर शाह के कहने के मुताबिक बिल्कुल सादा सा निकाह किया गया, जिस पर सिर्फ चंद लोग मौजूद थे। ना कोई ढोल, ना नाच, ना गाना। सिकंदर शाह ऐसा ही था, उसे हर काम में सादगी पसंद थी। निकाह के बाद सादिया को सिकंदर शाह के कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। मेहमान सफ़ा होकर सिकंदर शाह अपने कमरे में गया। जब सिकंदर ने छोटी सी 7 साल हाफिज कुरान बीवी को देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि वह उसे जवान समझ रहा था। अगले ही लम्हे सिकंदर शाह शर्मिंदगी के आलम में अपने कमरे से बाहर चला गया। या खुदा, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि हाफिज कुरान लड़की इतनी कम उम्र है। यह मुझसे बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है। सिकंदर शाह अपने दोनों हाथों से अपने बालों को नोचते हुए खुद को मलामत कर रहा था। न जाने अनजाने में जो गलती उससे हो चुकी थी वो उनको नहीं सुधार सकता था। रात का वो कौन सा पहर था कि जब सिकंदर शाह वो हवेली छोड़कर बाहर के मुल्क चला गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है, किस हाल में है। यहाँ तक कि सिकंदर शाह की माँ भी नहीं, जिन्हें वो बगैर बताए कोई फैसला नहीं करता था। सिकंदर शाह की माँ का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि सिकंदर शाह को हवेली से लिए हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। गुलनाज बेगम मुलाजमों पर चिल्ला रही थी, मैंने तुम लोगों को रखा किस लिए है। किसी को ये नहीं पता कि सिकंदर शाह कहाँ है। न जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा, उसने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। सिकंदर शाह का चचा बोला, भाभी, अगर सिकंदर शाह जिंदा होता तो आपका आ चुका होता। गुलनाज बेगम बोली, चुप कर जाओ, मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने गद्दी नशीन बनने के लिए मेरे बेटे के साथ कुछ उल्टा सीधा किया। सिकंदर शाह का चचा बोला, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो समझना है समझें। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अब सिकंदर शाह नहीं आएगा। अब इस हवेली का मैं अकेला वारिस हूँ, तो जो मैं चाहूँगा वही होगा। गांव के फैसला करने के लिए कोई तो गद्दी नशीन होना चाहिए। तो जो हो रहा है बस उसे देखती जाएं।
کیونکہ اب آپ کی حکمرانی یہاں نہیں چلے گی، اب صرف یہاں میری حکومت یعنی مراد شاہ کی حکومت ہوگی۔ مراد شاہ اپنے بھتیجے کے لاپتہ ہونے پر بہت خوش تھا۔ مراد شاہ کی بیوی نے شمیم کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام ملازموں کو چھٹی کروا دی۔ حویلی کے سارے کام سکندر شاہ اور اس کی ننھی سی 7 سالہ بیوی سے کروایا کرتی۔ سکندر شاہ کی ماں کو اس معصوم سی بچی پر بہت ترس آتا، لیکن وہ بے بس تھی۔ وہ تو خود اپنے دیور اور دیورانی کا اثر چہرہ دیکھ کر حیران تھی۔ خبر تو ان کو پہلے بھی تھی کہ یہ لوگ بہت مکار ہیں، لیکن اس قدر مکاری پر اتریں گے سکندر شاہ کی ماں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سکندر شاہ کی ماں اپنے بیٹے کے غم میں بہت لاغر اور کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی ہنسی اور مسکراہٹ سکندر شاہ اپنے ساتھ لے گیا اور بدلے میں اپنی ماں کو تحفہ دے کر گیا، جسے دیکھ کر وہ روزانہ جیتی روزانہ مرتی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سعدیہ تھی۔ سکندر شاہ کی بیوی سعدیہ پر چیختی تو وہ خوف زدہ ہو جاتی اور اپنی ساس کے پہلو میں چھپ جاتی۔ مراد شاہ کی ماں سعدیہ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی، کیونکہ ان سب میں اس بیچاری کا قصور نہیں تھا۔ سکندر شاہ کے چچا اور چاچی اس کی بیوی اور اس کی ماں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ گاؤں والوں کے سامنے تو وہ اچھائی کا روپ دھارے ہوئے تھے، مگر اصل میں وہ دونوں بہت سنگ دل بے رحم تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے سعدیہ کو اپنے ماں باپ سے ملنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ سکندر شاہ کی ماں نے ان کی بہت منتیں تھیں کہ ابھی یہ بچی ہے، ناسمجھ ہے، اسے جانے دو، یہ اپنے ماں باپ سے مل کر واپس آ جائے گی۔ اس خوف سے کہ سعدیہ حویلی سے باہر جا کر سب سچ نہ بتا دے، انہوں نے سعدیہ کے باہر جانے پر پابندی لگا دی۔ سکندر شاہ کی حویلی سے گئے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب تو سعدیہ بھی بڑی ہو چکی تھی، وہ ہر بات سمجھتی۔ سعدیہ یہ بھی اچھی طرح جان چکی تھی کہ سکندر شاہ کا نکاح اس سے ہوا ہے۔ وہ ہر دم سکندر شاہ کے لوٹ آنے کی دعائیں کرتی اور خود سے بڑھ کر اپنی ماں یعنی اپنی ساس کا خیال رکھتی۔ سکندر شاہ ماں کی طبیعت رات سے خراب تھی، وہ بخار کی وجہ سے ساری رات کانپتی رہی۔ سعدیہ نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی اور تب کھلی جب کوئی دروازے پر زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ سعدیہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے چچی کو دیکھ کر بولی، جی چچی، کوئی کام تھا؟ چچی خونخوار نظروں سے سعدیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم صبح ہی ناشتہ کرتے ہیں، تو ناشتہ ابھی تک کیوں نہیں بنا؟ سعدیہ بولی، چچی میں معافی چاہتی ہوں، لیکن آج آپ کو ناشتہ خود ہی بنانا پڑے گا، کیونکہ رات سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں انہیں ہرگز اکیلا چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ سعدیہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ چچی نے اس کا بازو کھینچا اور ایک زوردار تماچا سعدیہ کے منہ پر مارا اور بولی، ایک نوکرانی کی بیٹی ہو کر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تم کوئی مہارانی ہو جو مجھے ناشتہ بنانے سے انکار کر رہی ہو؟ ناشتہ تو میں تم سے ہی بنواؤں گی۔ سعدیہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی سکندر شاہ کی ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ رونے کی آواز سن کر سکندر شاہ کی ماں جاگ گئی۔ سعدیہ کو اپنے پاس بلایا۔ سعدیہ، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ سعدیہ سکندر شاہ کی ماں سے چھپانے کی کوشش کے باوجود نہ چھپا سکی۔ وہ روتے ہوئے بولی، ماں جی، آخر کب تک ہم ان کے ظلم سہتے رہیں گے؟ ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ سکندر شاہ کی ماں بولی، مراد شاہ بہت گھٹیا اور مکار انسان ہے، میں تو پہلے دن سے ہی اسے جانتی تھی اور اس حویلی میں رکھنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، لیکن سکندر کا باپ اپنے بھائی کا اصل چہرہ نہ پہچان سکا اور اسے حویلی میں لے آیا۔ اگر ہم اس حویلی سے باہر جانے کی کوشش کریں گے تو پھر تو نہیں جا سکتے، کیونکہ مراد شاہ نے باہر بہت پہرا لگایا ہوا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر ہم یہاں سے باہر گئیں تو گاؤں والوں کی اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ وہ جو اپنے چہرے پر نقاب چڑھائے پڑ رہا ہے، بے نقاب ہو جائے گا، اس کی اصل حقیقت گاؤں والوں کے سامنے آ جائے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو گاؤں والے اسے بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سعدیہ کو دلاسا دیتے ہوئے بولی، سعدیہ، صبر کرو، ہمارا یہ مشکل وقت ایک دن ضرور کٹے گا، بس اپنی اللہ پر بھروسہ رکھو اور اٹھو، جا کر ناشتہ بناؤ، ورنہ جو 2 وقت کا کھانا ہمیں مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ ہم ظلم سے تو نہیں مری، لیکن بھوک سے ضرور مر جائیں گی۔ مجھے اپنی بالکل فکر نہیں، مجھے تو بس تمہاری فکر ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اپنے بیٹے کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اگر میں اس کے امانت کی حفاظت نہیں کر سکی۔ دوسری طرف شمیم اپنی ماں بیٹی سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ اور وقاص کئی دفعہ حویلی آئے، لیکن انہیں حویلی کے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا جاتا۔ شمیم بولی، خدا را ظالموں کو جانے دیں، گلناز بیگم اور سعدیہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ شمیم بہت پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔
शमीम को अपनी बेटी से मिले 10 साल हो चुके थे। इस अरसे के दौरान मुराद शाह ने एक दफ़ा भी शमीम को उसकी बेटी से मिलने ना दिया, बल्कि ये कहकर मना कर देता कि भाभी ने सख्ती से मना किया है, कोई भी मुझसे और सादिया से मिलने के लिए हवेली के अंदर ना आए। मगर शमीम का दिल कहता था कि गुलनाज बेगम कभी भी ऐसा नहीं कह सकती। इतना अरसा तो शमीम ने उसके साथ गुजारा, वो उन्हें जान ही गई थी। गुलनाज बेगम कैसी तबीयत के मालिक हैं। 10 साल गुजरने के बाद एक दिन अचानक सिकंदर शाह वापस लौट आया। 10 साल का अरसा बैरून मुल्क गुजारने के बाद सिकंदर शाह की वापसी हर एक के लिए हैरानकुन थी, खासकर सिकंदर शाह के चचा के लिए, क्योंकि सिकंदर शाह के आने से उनकी हुकूमत छिन जाने का खतरा था। सिकंदर शाह ने जब अपनी मां को काम करते हुए देखा तो गोया उस पर आसमान टूट पड़ा। उससे पहले कि सिकंदर शाह की मां उसे देखती, वो तेजी से आगे बढ़ा और अपनी मां के साथ लिपट गया। सिकंदर शाह की मां अपने बेटे की वापसी पर बहुत हैरान थी। वो बार बार सिकंदर शाह का माथा चूमती, उसके हाथ थामती और बोली, सिकंदर, क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? सिकंदर शाह बोला, नहीं माँ, मैं वापस लौट आया हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको बताए बिना चला गया। गुलनाज बेगम बोली, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम लौट आए हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों पर क्या क़यामत टूटी है। बस मुझे तुमसे यही गिला है कि तुमने जाने से पहले हमें इत्तला तो की होती, ताकि मैं डट कर लोगों के रवैयों का मुकाबला कर सकती। तुम नहीं जानते तुम्हारे चचा ने मेरे और सादिया के साथ कैसे कैसे जुल्म ढाए हैं। उन्हें तो ये था कि तुम कभी लौट कर नहीं आओगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तुम एक दिन ज़रूर आओगे। मेरा दिल कहता था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। सिकंदर शाह अपनी माँ के हाथों को चूमते हुए बोला, माँ, अब आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपका बेटा सिकंदर शाह आ गया है, मैं सब संभाल लूँगा, और जो भी चचा ने किया उसके लिए कभी उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। मुमताज़ बेगम बोली, अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, कुछ दिन आराम कर लो, तुम थक गए हो, बाकी बातें बाद में तसल्ली से बैठकर करेंगे। सिकंदर शाह जब अपने कमरे में गया तो उसकी निगाहें मतलाशी थीं। उसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो जूतों समेत बेड पर लेट गया। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो सिकंदर शाह की बंद होती हुई आंखें एकदम से खुल गईं। सादिया, जो नमाज पढ़ने के लिए कमरे में आई थी, सिकंदर शाह को देखकर गोया मुजस्समा बन गई। सादिया को देखकर सिकंदर शाह के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो बिना पलके झपके सादिया को देखता ही चला गया। इतनी मासूम और सादा सी सादिया सिकंदर शाह के दिल की मलका बन गई। सिकंदर शाह सादिया को छोड़कर बैरून मुल्क गया तब वो 7 बरस की थी, और जब वापस आया तो वो 17 साल की नौशीज़ा बन चुकी थी। ये मासूमियत से बोली, आपको तमीज़ नहीं है क्या? आप जूतों समेत मेरे बेड पर लेट गए। वैसे आप हैं कौन जो इतना बेतकल्लुफ़ होकर मेरे कमरे में घुस आए? मगर सिकंदर शाह का सारा ध्यान सादिया के चेहरे पर था। सादिया बोली, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन हैं और मेरे कमरे में क्या लेने आए हैं? सिकंदर अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारा शौहर सिकंदर शाह हूँ। शायद तुम्हें याद ना हो कि तुम्हारे बचपन में हमारा निकाह हो चुका था। यह सब एक गलत फहमी की बिना पर हुआ था। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम मुझसे उम्र में काफ़ी छोटी हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं करता। सादिया बोली, जो होना था हो चुका, लेकिन अब आपको मुझे और माँ जी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपके जाने के बाद हम दोनों को बहुत जुल्म सहने पड़े और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे तो ऐसा लगता था कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। सिकंदर शाह सादिया की तरफ देखते हुए बोला, मैं चाचा चाची को उनके लिए उनके किए की सज़ा ज़रूर दूंगा। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करने की? यह हवेली मेरे बाप की विरासत है, जहाँ वो अपनी हुकूमत चिल्लाते फिर रहे हैं, लेकिन अब और नहीं, मैं उनको उनके असल मकाम तक पहुँचाऊँगा। सिकंदर शाह की वापसी के बाद गाँव वालों पर मुराद शाह और उसकी बीवी के कद खुल चुकी थी। उसके बावजूद मुराद शाह अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा था। तो सिकंदर शाह से बोला, तुम्हारे बाद हम गद्दी नशीन थे, इसलिए हम अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे बाप के बाद ये हक हमारा बनता था। तुम तभी बच्चे हो, तुम क्या जानो जागीरदारी कैसे करते हैं? मुराद शाह हाथ उठाते हुए बोला, बस चचा, अब मेरी माँ और मेरी बीवी के साथ कर चुके हैं, उसके बाद आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूँगा। मैं बाप को कोई बात नहीं सुनना चाहता। बेहतर होगा कि आप ये हवेली छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएं। गांव वाले मुराद शाह के जाने दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि उसने गांव वालों के साथ भी बहुत बेईमानी की थी। यही वजह थी कि गांव वालों को आसान फसलों में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता। गांव वाले जमा होकर सिकंदर शाह के पास आए और बोले, साईं, आपके चचा ने जो हमारे साथ किया है वो काबिल माफ़ी नहीं है, और तो और उन्होंने आपका घर वालों के साथ बहुत जुल्म किया, और ये बात उन्होंने हमसे छुपाई।
ہم تو اسی بھول میں رہے کہ آپ کے بعد مراد شاہ بھی ہمارا مسیحا ہے اور ہماری بہتری کے بارے میں سوچے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مراد شاہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہم اس دھوکے کے بدلے سے لے کر رہیں گے۔ مراد شاہ بولا، آپ اپنی جگہ پر برحق ہیں۔ آپ سب کا قصوروار چچا ہی نہیں میں بھی ہوں، جو آپ سب کو بغیر بتائے یہاں سے چلا گیا، اتنے عرصہ غائب رہا۔ اس سب کا جو کچھ بھی میرے غیر موجودگی میں ہوا اس کے لیے آپ سب سے بہت شرمندہ ہوں۔ گاؤں والوں میں سے ایک بزرگ اٹھا اور بولا، سائیں آپ کی معافی تلافی سے تو ہمارا خسارہ پورا نہیں ہوگا، اس بار ہمیں بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ ابھی سائیں مراد شاہ کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس دفعہ کیوں انہیں ہمیں اتنی کم اجرت دی، ہمیں اپنا حق پورا چاہیے۔ سکندر شاہ بولا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی جو بھی اجرت بنتی ہے میں عطا کروں گا۔ میں آپ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں اور اپنے چچا کے لیے آپ سب لوگوں سے شرمندہ ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ آپ سب بے فکر ہو کر اپنے گھروں کو جائیں، شام تک منشی آپ سب کا حساب کتاب کلیئر کر دے گا۔ جب سکندر شاہ حویلی آیا تو اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ ناز بیگم جو وہاں سے گزر رہی تھی سکندر شاہ کو دیکھ کر بولی، سکندر کیا ہوا؟ کیا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ سکندر شاہ بولا، ماں آپ کو کیا بتاؤں، میرے بعد آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہوتا رہا، اس کے باوجود آپ خاموش رہیں۔ آپ کچھ تو کرتی۔ آج میرا دل گاؤں والوں کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے گاؤں والوں کا اور سعدیہ کا اصل قصوروار میں ہوں۔ گلناز بیگم سکندر شاہ کے آنسو پوچھتے بولی، سکندر میں کیا کرتی؟ میں مکمل طور پر بے بس کر دی گئی تھی۔ تم یہ سوچو کہ اکیلی عورت کیا کر سکتی؟ مجھے بھی گاؤں والوں کا احساس تھا اور احساس ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، مگر مراد شاہ نے میرے حویلی سے باہر جانے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ اور تو اور مراد شاہ نے تو سعدیہ کو اس کی ماں شمیم سے بھی نہیں ملنے دیا۔ کئی دفعہ اس کی ماں اور باپ اسے ملنے کے لیے حویلی آئے، مگر مراد شاہ نے انہیں واپس بھیج دیا، یہ کہہ کر گلناز بیگم کا حکم ہے حویلی کے اندر کسی کو نہ بھیجا جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ سعدیہ مزید تعلیم حاصل کرے، مگر مراد شاہ نے اس پر بھی پابندی لگا دی۔ میرے بچے مجھے معاف کر دو، میں تمہاری بیوی پر ہونے والے ظلم کو نہ روک سکی۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں ہی وہ دکھ دیکھے ہیں جو شاید ہی کسی نے نہ دیکھے ہوں۔ سکندر شاہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا، ماں اب میں سعدیہ پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اب میں ان کو سدھاروں گا۔ سکندر شاہ کمرے میں چلا گیا تو سعدیہ کمرے کی صاف صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ سکندر شاہ سعدیہ کے پاس جا کر کھڑا ہوا، اس کے کام کرتے ہاتھ رک گئے۔ سکندر شاہ نے جھاڑ پوچھ کرنے والا کپڑا سعدیہ کے ہاتھ سے لیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، آج کے بعد تم یہ کام نہیں کرو گی، تم یہاں کی گدی نشین کی بیوی ہو، یہ کام تمہیں زیب نہیں دیتے۔ سعدیہ بولی، اچھا تو پھر گھر میں کوئی دوسرا ملازم تو ہے نہیں، تو کیا یہ کام ماں جی کریں گی؟ کیونکہ آپ کے جانے کے بعد تو یہ سب ہم دونوں ہی کیا کرتی تھیں۔ سکندر شاہ بولا، نہیں بالکل نہیں، میں نے پرانے سب ملازموں کو واپس بلا لیا ہے، اب سارا کام وہی کیا کریں گے اور تم صرف پڑھائی کیا کرو گی۔ سعدیہ افسردہ ہوتے ہوئے بولی، پڑھائی؟ لیکن وہ تو میری بچپن میں ہی چھوٹ گئی تھی، جس کی وجہ آپ تھے۔ آپ نے نہ صرف میرا بچپن مجھ سے چھینا بلکہ میرے خواب بھی مجھ سے چھین لیے۔ سکندر شاہ سعدیہ کو خود سے قریب کرتے ہوئے بولا، میں تمہارا بچپن تو تمہیں نہیں لوٹا سکتا، لیکن جو خواب میں نے تم سے چھینے ہیں وہ میں تمہیں ضرور لوٹاؤں گا۔ سعدیہ ایک دم سہم کر پیچھے ہٹ گئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ سکندر شاہ اس دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے سعدیہ گزر کر ابھی گئی تھی اور سوچنے لگا کہ میں نے کتنے دکھ دیے ہیں اس معصوم سی لڑکی کو، لیکن اب ان کا ازالہ بھی کروں گا۔ گلناز بیگم نے سکندر شاہ کو کہا کہ وہ سعدیہ کو اس کی اماں ابا سے ملوانے کے لیے اس کے ہاں لے جائے۔ شمیم سعدیہ کو مل کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ شمیم کافی عرصے سے اپنی بیٹی سے ملی تھی، اس لیے انہوں نے سکندر شاہ سے اصرار کے بعد سعدیہ کو ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ حویلی آ کر سکندر شاہ کو بہت بے چینی سی لگی ہوئی تھی، ایک اداسی تھی جو اس پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کب سعدیہ اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی کہ اس کے بنا ایک پل بھی رہنا سکندر شاہ کے لیے ایک صدی کے برابر ہو رہا تھا۔ سکندر شاہ کے دل سے آواز آئی کہ تم سعدیہ سے محبت کرنے لگے ہو، ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے، آخر کو میری بیوی ہے۔ یہ سوچ کر سکندر شاہ مسکرانے لگا۔ سکندر شاہ نے اپنے چچا اور چاچی کو اس حویلی سے بے دخل کر دیا اور ہر ایک کو فکر کرنے لگا، اس لیے سکندر شاہ نے اپنا شہر والا ذاتی گھر اپنے چچا کے نام کر دیا۔ ان سب کے بعد مراد شاہ نے اپنے بھتیجے سے سچے دل سے معافی مانگی۔ سکندر شاہ نے کہا، اگر میری ماں اور میری بیوی آپ کو معاف کریں گی تو مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ اگلے دن سکندر شاہ نے سعدیہ کو اس کی اماں کے گھر سے لیا اور گاڑی شہر والے راستے ڈال دی۔
सादिया घबरा कर बोली, ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो हमें हवेली की जानिब नहीं ले जाता। सिकंदर शाह ने मुस्कुराकर सादिया की तरफ देखा। तो किसने कहा कि हम हवेली जा रहे हैं? सादिया बोली, तो फिर ये तो हम शहर जामिया जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तालीम फिर से शुरू करो और आलमा बनो। अब तुम इसे मेरा ख्वाब समझो या कुछ और। सादिया, सच पूछो तो मुझे शुरू से ही ऐसी बीवी चाहिए थी जो दीन के मामले में मुझसे 2 कदम आगे हो। इसलिए ही तो जब मुझे पता चला कि तुम हाफिज़ कुरान हो तो मैंने फ़ौरन तुमसे शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। तब मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम इतनी कम उम्र हो। इसलिए निकाह के बाद जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और इसी शर्मिंदगी की बिना पर हवेली छोड़कर मैं बैरून मुल्क चला गया। मुझे लगा कि जब तुम मेरे काबिल और मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊँगा तो तब लौट आऊँगा। गाड़ी रोकी, सादिया जामिया के अंदर गई। कुछ देर के बाद जब सादिया लौटी तो बहुत खुश थी क्योंकि उसका दाखिला हो चुका था। अब वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती थी। वक्त गुजरने का पता ही ना चला। सादिया ने अपना आलमा का कोर्स मुकम्मल कर लिया। उसी दिन सिकंदर शाह ने गांव में मदरसे की तामीर का काम शुरू करवा दिया। जब सिकंदर शाह घर लौटा तो रात का खाना लग चुका था। मुन्नास बेगम बोली, आओ सिकंदर, तुम्हारी ही इंतज़ार हो रहा था। कहाँ थे तुम पूरा दिन? नज़र ही नहीं आए। कुछ नहीं माँ, बस वो कुछ काम था, इसी में सारा दिन मसरूफ़ रहा। खाना खाने के बाद सिकंदर शाह अपने कमरे में चला गया। वो कोई इस्लामी किताब पढ़ने में मसरूफ़ था जब सादिया कमरे में आई। सिकंदर शाह ने किताब साइड पर रखी और सादिया को बाजू से पकड़कर अपने हिसार में ले लिया। सादिया बोली, मुझे छोड़ें, मुझे क्या ये हरकत है? सिकंदर शाह कहने लगा, जनाब, ये हरकत नहीं, हक़ है हमारा जिससे आपने हमें महरूम रखा हुआ है। अब तो आप आलमा भी बन चुकी हैं तो आप बेहतर जानती हैं कि शौहर के क्या हकूक़ होते हैं। इसलिए अब मैं ज़बरदस्ती तो नहीं लेकिन प्यार से अपने हकूक़ पूरे करवाऊँगा। सादिया शरारत से बोली, अच्छा जी, लेकिन अगर मैं आपको उन हकूक़ से महरूम रखना चाहूँ तो? सिकंदर शाह सादिया को मज़ीद अपने करीब करते हुए बोला, तो मैं अपना हक़ लेना जानता हूँ। अगले दिन सिकंदर शाह सादिया को बोला, मैं तुम्हें तोहफ़ा देना चाहता हूँ। सादिया बोली, कौन सा तोहफ़ा? सिकंदर शाह, उस तोहफ़े के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सादिया सिकंदर शाह के साथ गई तो जो तोहफ़ा सिकंदर शाह ने सादिया को दिया, इससे महंगा और अच्छा दुनिया का कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता। सिकंदर शाह बोला, अब ये तुम्हारा मदरसा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना इल्म दूसरों में बांटो ताकि इससे तुम्हारी और मेरी दोनों की अखराजात आखिरत बेहतर हो जाए। सादिया ने उसी वक्त मदरसे में शुक्राने के नफल अदा किए और अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने इतना अच्छा और नेक इंसान उसकी किस्मत में लिखा और उसका हम सफ़र बनाया तो ख़ुद की और मेरी आखिरत की फ़िक्र में है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।